इंसान जब हैवान बन जाता है तो उसका अंजाम भी बड़ा भयानक होता है। ऐसी ही कहानी है जिसमें एक 15 साल की नाबालिग लड़की पर कयामत टूट पड़ती है। मैं उस लड़की पर किए गए जुल्मों सितम को कयामत क्यों कह रही हूँ, ये तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दिलों को झंझोर देने वाली कहानी है। मेरा नाम सिया है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए माँ बाप ने मेरा नाम इतना ही खूबसूरत रखा। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं 15 साल की थी जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब घर को संभालने वाला कोई न था। हमारे गांव में बहुत सी जमीनें थी, इसलिए मेरे बाप को दूसरी शादी करने में कोई परेशानी न हुई। कुछ दिन बाद मेरे पापा दूल्हा बने, अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। एक मेरी छोटी बहन भी थी। हम दोनों बन ठन कर तैयार हुए और अपनी नई माँ का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। सौतेली माँ, जो मेरी बाप से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उठाऊ हाड़ की औरत होने की वजह से कम उम्र नहीं लगती थी, क्योंकि वे एक तंदुरुस्त औरत थी। अब नई माँ घर आ गई और मेरा बाप उसके नखरे उठाने लग गया, क्योंकि वे खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। पापा सुबह काम पर चले जाते और हम दोनों बहनें भी स्कूल चली जाती। कुछ महीने तो अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन जब हम स्कूल से घर लौटे तो एक आदमी हमारे घर बैठा था। माँ ने बताया कि मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को पापा भी घर आ गए। सौतेली माँ का रिश्तेदार किसी काम से हमारे घर आया हुआ था। मेरे बाप ने भी उसको अपनी ससुराल से जानकर उसकी खूब स्वागत की। कुछ दिन वे हमारे घर रहा और फिर वो चला गया। उसका नाम श्याम था। उम्र में वे माँ से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता गया। अब वो कभी भी हमारे घर आता जाता। एक दिन हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो कमरे का दरवाजा बंद था और माँ भी नहीं दिख रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर देखा तो माँ का रिश्तेदार, जिसका नाम श्याम था, माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वे मेरे बाप को धोखा दे रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब यह बात मैंने अपनी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख सिया, ऐसे मामलों में पड़ के पूरे परिवार ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा न हो पापा किसी मुसीबत में फंस जाए। बेहतर है कि तुम खामोश रहो। मैंने भी इसमें ही भलाई समझी और किसी से भी इस बात का जिक्र न किया। वक्त गुजरता रहा और हम खुली आंखों से सारा खेल देख रहे थे। मुझे मालूम था हमारी ही खामोशी एक दिन तूफान बन जाएगी। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सुबह के वक्त सौतेली माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे में जाकर देखा। माँ जोर जोर से कह रही थी, हाय मैं क्या करूँ, मुझे भारी जवानी में छोड़कर चला गया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैंने करीब से देखा तो पापा की आंखें पथराई हुई थी और मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह सब कुछ इस मनहूस औरत ने ही किया है। उसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार को बुलवाए, उसमें श्याम भी शामिल था। फिर पापा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद कुछ दिन तो हमारे आराम से गुजरे, लेकिन उसके बाद वह बिल्कुल बदल गई। बात बात में हमको डांटने लगी थी और फिर हमें स्कूल जाने से भी रोक लिया और अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती। और जब हम घर का सारा काम खत्म कर देते तो फिर कहती कि एक मेरे पैर दबाओ और एक मेरे सिर की मालिश करो। वक्त गुजरता रहा। मेरा सब्र का बांध टूट गया था। श्याम ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। अब वे हमारे घर में ही रहता। एक दिन जब सौतेली माँ अपने पाँव दबवा रही थी तो श्याम भी पास में ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो मेरे भी पैर दबा दो। मैंने उससे कहा, मेरी बहन आपके पैर नहीं दबाएगी। ऐसी फरमाइश आप ना ही करें तो बेहतर है। इसी बात पर मेरी सौतेली माँ ने तुरंत उठकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी, जिसकी वजह से वे सारा तेल माँ के ऊपर गिर गया। माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया। खैर, उस वक्त मुझे श्याम ने बचा लिया था और उसने मुझे कमरे में भेज दिया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पूरी रात हम दोनों बहनों ने जाकर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने अपने कपड़े एक गठरी में बांधे और घर से निकल गए और बाहर खड़े होकर 2 पल अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़कर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल आई। मुझे पता था कि सुबह 6 बजे रोज बस गांव की शहर जाती है। हम दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए
6 बजे वाली बस आई तो हम बस में बैठकर, मेरे पापा का एक दोस्त शहर में रहता था जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदता रहता था, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने भी गांव आना छोड़ दिया था। मुझे उनका पता मालूम था क्योंकि एक बार मैं पापा के साथ शहर पहले आ चुकी थी। हम दोनों चाचा के घर पहुंच गए। चाचा ने हमें बहुत प्यार दिया। हमने उन्हें सारी बातें बताई। चाचा बोले, अगर तुम्हारा बाप होता तो यह नौबत न आती। खैर छोड़ो, तुम फिक्र न करो, अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बाप की जगह ही समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम दोनों को किसी काम पर लगवा दीजिए। कुछ दिन हम चाचा के घर रहे, फिर उन्होंने हमें एक कोठी पर काम पर लगवा दिया। कोठी काफी बड़ी थी। उन लोगों ने हमें एक छोटा सा स्टोर रूम रहने को दे दिया। कोठी में एक मालकिन और एक सेठ जी ही रहते थे। उनकी एक बेटी मुझसे थोड़ी ही छोटी थी और एक बेटा जैसे अभी 1 साल का था। कुछ ही दिनों में मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मालकिन भी मुझसे बहुत खुश थी। सेठ जी की कोठी पर एक 19-20 साल का लड़का भी रहता था जो मालकिन का ड्राइवर था, जो सुबह आता और शाम को वापस अपने घर चला जाता। वक्त गुजरता गया। मैंने नोट किया कि जब सेठ जी चले जाते हैं तो वे ड्राइवर अक्सर मालकिन के कमरे में बैठा रहता था। हमने इतनी हिम्मत न थी कि उनसे पूछ सके या अंदर जाकर देखते कि ड्राइवर इतनी देर तक कमरे के अंदर करता क्या है। जब मैंने यह बात अपनी छोटी बहन को बताई तो वो कहने लगी, खामोश रहो, एक ही तो सहारा है, कहीं ये छत भी न चली जाए और फिर हमें कहीं और धक्के खाने पड़े। मैं एक बार फिर से खामोश हो गई। फिर एक दिन शाम का वक्त था। मालकिन कहने लग गई, जाओ मोहित को बाहर पार्क में ले जाओ। मैं उसको लेकर पार्क में चली गई। न जाने उस दिन क्या बात थी, मोहित चुप ही नहीं हो रहा था। काफी देर मैं कोशिश करती रही लेकिन वे चुप न हुआ। मैं उसको लेकर वापस घर आ गई। इधर उधर देखा तो कोई भी नजर न आया। मैंने सोचा छत पर होगी। मैंने मोहित को अपनी छोटी बहन को पकड़ाया और सोचा कि ऊपर जाकर मालकिन को बताती हूँ कि मोहित चुप नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर गई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने खामोशी से दरवाजे के सुरंग से अंदर देखने की कोशिश की तो मालकिन सामने सोफे पर बैठी थी और ड्राइवर पास में बैठा गंदी हरकतें कर रहा था। मैं दहलकर रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार औरत ऐसा भी कर सकती है। उसी दौरान मालकिन ने मेरी आहट महसूस कर ली। वे एक बिजली की तरह तेजी से उठी और लपककर दरवाजा खोल दिया। मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं क्या न करूं। फिर मालकिन ने मेरा बाजू पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, तुझको तो कहा था कि मोहित को बाहर पार्क में ले जा। मैंने कहा, मालकिन, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुरंत ही मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और एक जोरदार लात मेरे पेट पर मारी। मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा, मालकिन, मैंने कुछ नहीं देखा। वे बोली, तुझको अभी बताती हूँ तुमने क्या देखा और क्या नहीं। और उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने मुझे पकड़ लिया। फिर वे औरत सोफे पर जैसे तमाशा देखने के अंदाज में बैठ गई और उस ड्राइवर ने उसी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई न था। कुछ देर के बाद वे दोनों मुझे कमरे में ही छोड़कर नीचे चले आए। मेरे पास मेरे बर्बादी पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं था। शाम को जब साहब जी घर आए तो आते ही उन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। कहने लगे, तुमने मालकिन के पर्स से पैसे चुराए हैं। मैंने कहा, नहीं साहब जी। इतने में मालकिन उठी और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कहने लगी, खुद मैंने इसे अपने कमरे से अलमारी से पैसे चुराते देखा है। उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और कहने लगी, आप चाहे तो इससे पूछ ले। फिर ड्राइवर कहने लगा, जी साहब जी, मैंने इसको खुद ऊपर वाले कमरे में जाता देखा था। इतने में मालकिन बोली, इसको अभी और इसी वक्त घर से निकाल दे। साहब जी अच्छे आदमी थे। वे कहने लगे, छोड़ो, माफ कर दो, छोटी मासूम बच्ची है। फिर साहब जी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो, आज के बाद चोरी मत करना। जो भी चीज चाहिए मुझे बता देना। नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। गरीब बेसहारा लड़की इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी। वक्त गुजरता रहा और मैं अपनी आंखें और कान बंद करके अपना वक्त गुजार रही थी। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन मालकिन और साहब जी ने किसी काम से बाहर जाना था। जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को छुट्टी दे देते।
तो उस दिन भी उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर चले जाओ। उनकी बेटी जो अभी स्कूल में ही थी मुझसे कहा जब वह स्कूल से आए तो उसका ख्याल रखना। दोपहर को 1 बज के करीब वो स्कूल से आई तो मैंने उसको खाना लगाकर दिया और उसको खाना खिलाकर उसके पास ही बैठ गई। वैसे भी वह मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, इसलिए वह मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी तो देखा ड्राइवर था। कहने लगा मालकिन आ गई क्या? मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा मुझे कुछ काम है, मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो अंदर चला आया। घर आकर उसने इधर उधर झाँका और निधि के कमरे में चला गया। मुझसे कहने लगा अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं साहब जी से कह दूंगा कि तुमने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। फिर उसने निधि के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह एक मासूम सी भोली भाली लड़की थी। उसने अंदर से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं समझ गई थी कि मालकिन ने मेरी बर्बादी का मंजर सामने बैठकर देखा था। आज वही सब कुछ उसी की बेटी के साथ होने वाला है। मैं छुपकर देखना तो चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। शायद मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा था। मैं भागकर पास वाले घर में गई और उनको सारा माजरा बताया। उस घर के मर्द जल्दी से मेरे साथ आ गए। उन्होंने आते ही जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। फिर उस ड्राइवर ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। मोहल्ले वालों ने फ़ोन करके जल्दी से घर वालों को आने को कहा। थोड़ी देर बाद मालकिन और साहब जी घर आ गए। पहले तो उन्होंने ड्राइवर को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल तो बहुत चाह रहा था कि आज मालकिन का भी पर्दाफाश कर दूं, लेकिन पहले की तरह एक बार फिर से खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि साहब जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जब उनकी पत्नी का असलियत का पता चलेगा तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। नाबालिग निधि के साथ जबरदस्ती बलात्कार के जुर्म में उस ड्राइवर को फांसी पर लटका दिया गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि निधि के साथ वह मेरा भी कसूरवार था। फिर एक दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरा राज नहीं खोला। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम दोनों बहनों को अपनी बेटी से बढ़कर परवरिश करूंगी। मैं कर भी क्या सकती थी? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी छोटी बहन के आने वाले कल के बारे में सोचकर मालकिन को माफ़ कर दिया और आज हमने उस मालकिन के प्रायश्चित की बदौलत अपने असली पापा की पत्नी यानी हमारी सौतेली माँ से भी जमीन जायदाद वापस ले ली है और हम पर वे इम्तिहान जुल्म करने के जुर्म में, हमारी बाप की दौलत पर कब्जा करने के जुर्म में, हम नाबालिग बहनों को घर से बेघर करने के जुर्म में उन दोनों को यानी श्याम और मेरी सौतेली माँ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़े हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।